नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड मामले पर राज्यसभा में गतिरोध जारी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने दोहराई बहस की मांग। अरुण जेटली ने किया राष्ट्रपति शासन का बचाव। तीन महीनों में सूखे से पीड़ित 116 किसानों ने की खुदकुशी। लोकसभा में सरकार का जवाब। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। भारत पाक विदेश सचिवों की बैठक में उठा आतंकवाद का मुद्दा। भारत ने की पठानकोट और 26/11 हमले की तेजी से जांच की मांग। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। बंगाल के कैनिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के आक्रामक तेवर। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कहा कांग्रेस ने किया लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत। और माल्या को देनी होगी देश विदेश में अपनी और परिवार की संपत्ति की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया भगौड़ा। और अब पहली खबर। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवादी हरकतों को नकारने के बजाय इस पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में आज विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात में पठानकोट और 26/11 मुंबई हमले की तेजी से जांच पर बातचीत की है। दोनों विदेश सचिव एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से समग्र वार्ता शुरू करने के लिए माहौल बनाएंगे। लंबे अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई तो आतंकवाद से लेकर आपसी सहयोग पर बातें हुई। करीब 1.5 घंटे की बातचीत में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को पठानकोट और 26/11 हमले के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। India's Foreign Secretary emphasized the need for early and visible progress on the Pathankot terrorist attack investigation as well as the Mumbai case trial in Pakistan. He also brought up the listing of Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 Sanctions Committee. पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने मसूद अजहर को मदद देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम है और इसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। Terrorist groups based in Pakistan targeting India must not be allowed to operate with impunity. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav, the former naval officer abducted and taken to Pakistan. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से पाकिस्तान हर बैठक में हावी हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार को चुनावी वादों की भी याद दिलाई। बीजेपी को वोट दे दो और हम उनके सामने आंख उठा के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे, चीन के सामने लाल आंख करके बात करेंगे। लेकिन आज लाल आंख क्या, अब सफेद आंख भी बहुत नहीं, अब आंखें उनकी झुकी रहती हैं, चीन के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर भी दोनों अधिकारियों में बात हुई। भारत ने एनआईए टीम के पाकिस्तान जाने की बात उठाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ से भारत को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे लगे कि उसके रुख में आतंकवाद को लेकर कोई परिवर्तन हुआ है। अब भारत को तय करना है कि वह पाकिस्तान के साथ आगे आने वाले दिनों में किस स्तर पर और कब बातचीत करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। पूर्व राजदूत टीसी रंगाचारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए। रंगाचारी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि तमाम जो बिंदु अभी हम देख रहे थे इस रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो बलूचिस्तान पे हो रही है, जिसमें भारत ने सख्ती से इस बात में के लिए इनकार किया है कि भारत का कोई रोल नहीं है। जी, ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अप्रत्याशित बात तो है नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान वाला जो मुद्दा है पाकिस्तान पहले भी उठा चुका है। उनके जो विदेश मंत्रालय है पाकिस्तान का, वो वजारत ख़ारजा जो है उनकी तरफ से उनके प्रवक्ता वगैरह इसके बारे में बात कर चुके हैं, प्रेस वगैरह में भी निकल चुका है। हमारी तरफ से हमारी जो प्रतिक्रिया है वो भी सब जानते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उनका ये मुद्दा उठाना
कोई मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी तरफ से नए सिरे से कोई क्यों ऐसा- पाकिस्तान उठा रहा है बलूचिस्तान को? पिछले बहुत सारे सालों में सुनाई नहीं दिया था कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान का मुद्दा। नहीं, आप अंदर जानते खाने रहता था, लेकिन अभी क्यों उठ रहा है लगातार? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। नहीं, आप जानती हैं कि पहले भी जब शर्म शेख में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी। थे, तब भी इस चीज़ पे बात हुई थी और उस वक्त भी हिंदुस्तान में इसका बड़ा विरोध हुआ था कि क्यों जिस तरह का ड्राफ्ट बलूचिस्तान तैयार के किया और गया था। हिंदुस्तान के जो वहाँ के हस्तक्षेप के बारे में बात हो रही है, जो पाकिस्तान इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है कि क्यों इस तरह के मुद्दों को भारत ने स्वीकारा कि हाँ हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ही सिर्फ नहीं है, उस एक नज़र से देखा जाए तो कश्मीर पे भी जो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि यही एक कोर इशू है और जब तक इसका हल नहीं निकलता तब तक और कुछ कोई मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई नई बात है। और अगर पाकिस्तान वास्तविक रूप में हिंदुस्तान के साथ में अपने पारस्परिक संबंध जो हैं बढ़ाना चाहता है, सुधारना चाहता है और आगे इनको सुदृढ़ करना चाहता है, तो फिर इस तरह के रवैये, इस तरह से रुख से मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ हासिल हो पाएगा। अगर आप इतिहास की तरफ से देखें तो कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जो यूएन रेजोल्यूशन वगैरह की बात करते हैं, अगर उसको सही मायने में देखा जाए तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान जो नॉर्दर्न एरियाज है, वो सब जो इलाका है उसको खाली करके हिंदुस्तान के हवाले करना पड़ेगा। और पाकिस्तान खुद भी जानता है कि उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं। और अगर भविष्य की तरफ देखें तो आप देखिए पिछले 25 साल से जब से आतंकवाद का मुद्दा हिंदुस्तान जो कश्मीर वगैरह में हुआ पहले 89-90 में, उसके बाद में हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे आतंकवाद के हमले वगैरह जो हो रहे हैं, इसको भी अगर आप मद्देनज़र रखते हुए इसकी समीक्षा करें जी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो उस वक्त जो भी थी अब 2 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर है। पाकिस्तान खुद अपने आप कह रहा है कि हम भी जो हैं आतंकवाद के शिकार हैं। हमारे यहाँ कोई कहता है 60,000 लोग मरे हैं, कोई और कहता है नहीं, और और इसी लोग से मुझे मरे। याद है कि पठानकोट पर खासकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो दिख रही है स्थिति आपको कहाँ नज़र आ रहा है? खासकर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आपको पठानकोट मामला कहाँ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है? ये तक कह रहे हैं जानकार कि दूसरा मुंबई बन रहा है, कि खिंच रहा है लगातार और कोई नतीजा नहीं है। देखिए, जहाँ तक कि मुझे कोई सरकारी तौर पे तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन जो कुछ अखबारों में छपा है और जो कुछ पब्लिकली जो चीज़ें सबको मालूम हैं, उसके आधार पे अगर हम कुछ इसके ऊपर चर्चा करें तो पाकिस्तान का ये मानना कि हाँ वाकई में जैश ए मोहम्मद के लोग ही इसमें शरीक हुए थे और वो लोग पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान, ये मैं समझता हूँ कि जरा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। और हमें ये अचरज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों को कबूल करने में हिचकिचा रहा है। ये पहले भी हो चुका है। आपको मालूम है कि पहले जो बम्बई के बाद में जो पहले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया थी वो थी कि नहीं, ये तो पाकिस्तान से गए ही नहीं लोग, इनका कोई पाकिस्तान से लेकिन इस लेना बार देना ये रुख नहीं था। बदला हुआ था पठानकोट के मामले में। इस बार में बदला ज़रूर था और ख़ास करके जैश ए मोहम्मद जो है, इसका पाकिस्तान सरकार के साथ में जो ताल्लुकात रहे हैं, आप जानती हैं कि आज से कोई 10-12 साल पहले मुशर्रफ पे एक हमला हुआ था, जब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस वक्त। और उस वक्त जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान सरकार ने ही उस पर कई प्रतिबंध वगैरह लगाए थे। जैश ए मोहम्मद यूएन की लिस्ट में भी है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, और अभी भी इन्होंने कहा था कि हमने जैश ए मोहम्मद को डिटेंशन में रखा हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा था, लेकिन कहा था कि हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर पाकिस्तान ये स्वीकार करने को तैयार हो कि हाँ वाकई में इस तरह के आतंकवादी जो गुट हैं पाकिस्तान से काम कर रही हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और हम उनके खिलाफ कुछ एक्शन वगैरह लेंगे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जो नीति उन्होंने अभी तक अपनाई है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। और वो बदलाव मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान सरकार लाने के लिए तैयार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की अंदरूनी राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि अब तक 2 साल हो गए हैं, अब क्या मोदी सरकार की कोई बहुत साफ स्पष्ट पाकिस्तान नीति आपको दिखाई दे रही है? पाकिस्तान के साथ तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार हो, नीति यही हो सकती है जिस तरह से पाकिस्तान का रुख हो, जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया रहा है हिंदुस्तान की तरफ, उसका एक ही ये हो सकता है कि बातचीत वगैरह का जो सिलसिला है वो जारी रखें, आपसी संबंध जो हैं उनको जितना भी हो साधारणतः करने की कोशिश करते रहें, आने जाने का सिलसिला जो है उसे जारी रखें और उम्मीद रखें कि हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ, पिछले 60-70 साल के जो हमारा तजुर्बा है उसके आधार पर कहना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की जो उम्मीद है
जी, वो कोई आपको नहीं रियलिस्टिक सी उम्मीद हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो फिलहाल जो फसाना एक ज़माने से चल रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत जो होती है, चलता नतीजा रहा कोई नहीं है। निकल रहा है, वही लगातार चल रहा है। बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। The sacred relics of Buddha were unearthed in Piprava in Uttar Pradesh. Buddhist monks from all over the world visit the National Museum to pay their respects. These charred bone fragments of Buddha are housed in the gold canopy gifted by the royal family of Thailand. संसद सत्र का दूसरा दिन। उत्तराखंड मामले पर फिर अवरोध। विपक्ष ने दोहराई चर्चा की मांग। देखिए पहली खबर, गतिरोध बरकरार। रात 8 बजे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। और अब सूखे से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। सरकार ने माना है कि इस साल पिछले 3 महीनों में 116 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि पंजाब और तेलंगाना दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने लोकसभा को ये जानकारी दी। सरकार ने सदन को ये भी बताया कि इस साल 10 राज्यों को सूखे से राहत देने के लिए 12,773 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को इस मुश्किल से उबारने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देश के 11 राज्यों में सूखे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में स्वराज अभियान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में केंद्र ने कोर्ट के सामने सूखे से जुड़े आंकड़े पेश किए थे। इसमें 10 राज्यों के 256 जिलों में करीब 33 करोड़ लोगों को सूखे से प्रभावित बताया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान स्वराज अभियान संगठन ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल में देश में सूखे से प्रभावित लोगों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों को मनरेगा के तहत 50 दिनों का रोजगार भी मुहैया नहीं करा पा रही है। दूसरी तरफ सूखे से ही जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शराब फैक्ट्रियों को मिलने वाले पानी में 10 मई तक 50% और उसके बाद 60% की कटौती करने का आदेश दिया है। तालों से घिरा दतिया भीषण सूखे की भारी मार झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कुएं सूख रहे हैं और हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिया है। फसलें मुरझा चुकी हैं। सूखा राहत में भारी भेदभाव हो रहा है। दतिया वैसे तो ग्वालियर मंडल का हिस्सा है, लेकिन ये बुंदेलखंड में पड़ता है। पेश है राज्यसभा टेलीविजन की ये खास रिपोर्ट। सूखे कुएं,
सूखे हैंडपंप, सूखे बोरवेल और पानी की तलाश में दर बदर भटकते लोग। बुंदेलखंड के अगोरा गांव के निवासियों का दिन अब यूं ही पानी की तलाश में निकलता है। 1200 की आबादी वाला अगोरा गांव कभी परमार शासकों का ठिकाना था, लेकिन आज यहां सूखे का साम्राज्य है। 1100 एकड़ में बना वीर सागर तालाब भी सूख चुका है। हाँ, बहुत दूर से पानी भरने आना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए इतने आधा किलोमीटर से हम पानी भरने आता, कभी कभी नल भी खराब हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत है। पानी के लिए भी थोड़ा थोड़ा पीने के लिए मिलता है। गांव 2 साल से सूखे की चपेट में है। यही हालत पड़ोस के दुर्गापुर, भागौर, बाजनी और निचरौली का भी है। मुसीबत झेल रहे अगोरा और इन गांवों को अब तक सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया है, जिसे लेकर लोगों में रोष है। शायद खेती के लिए भी पानी कम है, पीने के लिए भी पानी कम है, कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप भी सूख चुके हैं। पानी जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। 1-1 घंटा लाइन में खड़े हो, जबकि कहीं जाके 2 डब्बा पानी मिलता है, मतलब 30 लीटर पानी। और 30 लीटर पानी में किसी भी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता सर। बीते 2 साल से लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। तालाब में पानी रहता था, अब 2 साल से सूखा पड़ने होते हुए कुआं भी सूख गए, तालाब भी सूख चुका है और पानी की परेशानी बहुत है। कुछ सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। दतिया के 668 में से तकरीबन 100 गांव बेहद दयनीय स्थिति में हैं। गांव को सूखाग्रस्त घोषित करने पर राजनीति भी जारी है। खुद सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों ने भेदभाव का आरोप कई मंचों पर लगाया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, लेकिन तस्वीर फिर भी नहीं बदली। दतिया जिले के तमाम गांवों में जल स्रोत सूख गए हैं। लोग पहले से ही सूखे से परेशान हैं और अब बूंद बूंद पानी को मोहताज। लेकिन प्रशासन की ओर से सूखा राहत के लिए जो सूची बनाई गई है, उन सूची में वो तमाम गांव शामिल नहीं हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दतिया। अरविंद कुमार सिंह की आप दूसरी खबरें भी लगातार देखते रहेंगे। वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और रिपोर्ट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी उत्तराखंड के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन में उत्तराखंड का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई में कई बार अवरोध आया। दूसरे दिन भी राज्यसभा में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इस मांग का समर्थन किया। मेरा मानना है कि आप इस पे सदन की राय ले लें, जो प्रस्ताव हमने दिया है, क्योंकि 267 में नियम है कि आप सदन की राय ले लें। अगर सदन सहमत है तो इस पे अभी से बहस शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष के दबाव में बहस नहीं हो सकती। जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है, तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया और नेता सदन अरुण जेटली ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को सही बताया। If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place. The discussion will take place when the proclamation is before the House. The discussion will be on the proclamation. There is no procedure for having a pre-proclamation discussion under Article 356. बार-बार गतिरोध के चलते कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी और प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। House is adjourned till 2 p.m. भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसदों ने नेता सदन के उत्तराखंड के बयान पर विरोध जताया। आज मुझे बहुत अफसोस होता कि लीडर ऑफ हाउस खुद एक दूसरी विधानसभा उत्तराखंड के स्पीकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट करार दिया। तो ये दो मापदंड नहीं चलेंगे। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि उनका बयान विधानसभा की कार्यवाही से पैदा हुए संवैधानिक संकट को लेकर था, ना कि स्पीकर को लेकर। The simple question is,
if the proceedings inside a house give a ground that there is a breakdown of a constitutional machinery. The case of the government is that the appropriation bill had been defeated in the assembly. हालांकि विपक्षी सांसद नेता सदन के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और संसद में गतिरोध जारी रहा। बार बार अवरोध की वजह से आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक के वकील ने कहा कि बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का बयान दिया और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देकर दल बदल कानून को तोड़ा है, इसलिए उन पर कार्रवाई जायज़ है और विधायकों का अभी पार्टी में होने का दावा गलत है। उधर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच में लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। हरीश रावत के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 356 मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस मामले को बाद में सुनवाई के लिए लाया जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जेएनयू छात्र संघ ने जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कल आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं राज्यसभा में वाम दलों ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। जेएनयू छात्र संघ ने छात्रों पर कार्रवाई का विरोध किया है। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मंगलवार को कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को नारे लगाने वाले लोग बाहर के थे। उन्होंने सवाल किया कि नारे बाहर वालों ने लगाए तो छात्रों पर कार्रवाई क्यों हुई। अगर अनुशासनहीनता स्टूडेंट्स के द्वारा की गई तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन का चार्ज क्यों लगाया गया। जब मामला सब जुडिस है, जब न्यायालय के अधीन है, 9 फरवरी के ऊपर पुलिस अपना जांच कर रही है, तो यह जो इंक्वायरी कमेटी के द्वारा जांच की गई है उसके बीच में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। वहीं राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा। सीपीएम के तपन कुमार सेन ने कहा कि विश्वविद्यालय की ये कार्रवाई अहंकारपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। सीपीआई सांसद डी राजा ने गलत सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। What is happening in Jawaharlal Nehru University is very serious. This parliament, this house cannot be a mute spectator when such things are happening in JNU under our very nose. जेएनयू प्रशासन ने सोमवार को छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उमर खालिद को 1 सेमेस्टर और अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक निष्कासित किया गया है। अनिर्बान पर 5 साल तक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर रोक लगी है। इसके अलावा दूसरे छात्रों पर भी कार्रवाई की गई। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष ने हुगली और कैनिंग की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में आखिरी 2 चरणों के लिए तमाम सियासी दलों ने जोर लगाया हुआ है। वाम दलों से गठबंधन के बाद कांग्रेस की जीत तय करने के लिए सोनिया गांधी लगातार रैलियां कर रही हैं। मंगलवार को उन्होंने हुगली और कैनिंग में रैलियां की। उन्होंने यहां सबसे पहले ममता बनर्जी सरकार की कमियां गिनाई और उसे वादा खिलाफ सरकार बताया। तृणमूल की सरकार बनी थी लाखों लोगों के समर्थन से, लेकिन सरकार बनते ही ममता जी सबसे पहले अपने उन भाई बहनों को भूल गई जिनके बल पर उन्हें सत्ता मिली थी। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आते ही अपने वादे भूल गई। मोदी जी ने भी चुनाव के समय लंबे चौड़े वादे किए थे, देश को स्वर्ग बनाने का वादा किया था, लेकिन आज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आम आदमी, खासकर गरीब और पिछड़े तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सीटों का तालमेल कर कांग्रेस और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन में जेडीयू को भी 2 सीटें दी गई हैं, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज विजय माल्या को आदेश दिया है कि वो देश और विदेश में खुद और परिवार की संपत्ति का ब्यौरा एक बंद लिफाफे में बैंकों को दें। साथ ही कोर्ट ने माल्या के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया कि माल्या की पत्नी और बच्चों की संपत्तियों के बारे में बैंकों को नहीं बताया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि डीआरटी में वसूली से जुड़ी बैंकों की अर्जी पर 2 महीने के भीतर फैसला किया जाए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि माल्या न्याय से भागने वाला भगोड़ा है, वो उस राशि का खुलासा नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से जमा करने की उम्मीद है, जो कि उनकी तरफ से जमा करने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले सोमवार को बैंकों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विजय माल्या उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। विजय माल्या फिलहाल लंदन में हैं और उन पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बकाया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।